Hello everyone, this is the second lecture of accounts of class 11th. Today we are starting our class. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इससे पहले वाली क्लास में हमने सारा कंटेंट डिस्कस किया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सब कुछ। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पूरा बेसिक आपको समझाया गया है कि अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, इसका मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। हम 10th तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। 11th में हमारे लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट होता है, तो हम इससे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 11th का पूरा जो सिलेबस होता है वो बहुत ही बेसिक सिखाते हैं हमें, जो हमें आगे तक भी काम आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि अकाउंट्स का हमने 11th की अकाउंट्स पढ़ी तो 11th तक ही काम आएगी, आगे नहीं आएगी। ये आपको आगे तक बहुत काम आने वाली है। तो 11th में आने के बाद बच्चे थोड़े पढ़ाई को लेके लापरवाह हो जाते हैं, तो वो ना हो। अकाउंट्स को ऐसे लापरवाही से ना पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। चलो, हमारा पहला टॉपिक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और उसमें आता है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। हमारा आता है इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या मीनिंग है हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक प्रोसेस किसका है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, how the available resources have been employed and the result achieved by their use। क्या कह रही है डेफिनेशन? ये मीनिंग क्या है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें अपनी मर्जी से। जो भी होता है पूरा सिस्टम के साथ होता है। इसका पूरा अपना प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। पूरा एक प्रोसेस अपनी हायरार्की में चलता है। सबसे पहला है आपका आइडेंटिफाइंग। अब आइडेंटिफाई करो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है तो उसको मेजरिंग करो, किस अमाउंट पे हमें रिकॉर्ड करनी है, क्या अमाउंट हमारा आएगा रिकॉर्डिंग के टाइम पे। मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होना है, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग, किस हेड में जाएगा ये, कहाँ पे क्लासीफाई करें हम। क्लासीफाई करने के बाद समराइज कर देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से समराइज कर देते हैं कि लास्ट में वो हमें पूरा एक कंक्लूजन निकाल के देता है। फिर हम इंटरप्रिटेट करते हैं, हमें क्या चीज मिली है क्या नहीं, वो पूरा। उसके बाद ही हम किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, पूरा हमें नहीं पता है कि इसको क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है नहीं है, इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको कहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा, इसको कैसे इंटरप्रिटेट किया जाएगा, तब तक हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं किसी को भी। क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इस पे लोगों का डिसीजन डिपेंड होता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन सब चीज को एनालाइज करने के बाद करते हैं। अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, how the available resources have been employed and the result achieved by their use। जो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड और द रिजल्ट अचीव बाय देयर यूज। इन सब इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारे पास क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट आगे हम अगर पढ़ते हैं, इट शोज द प्रॉफिट अर्न। ये क्या बताता है?
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें क्या बताता है? इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या? पूरा एक फाइनेंशियल ईयर या फिर 3 मंथ्स, जितना भी क्वेश्चन में दिया गया है। अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है। और हम अकाउंटिंग में, हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया ही होगा कि इस डेट से लेके इस डेट तक। तो हम 12 मंथ्स का लेते, पूरा एक साल 12 महीने का। हम यूज करते हैं या तो 1/4 से लेकर 31 मार्च तक, और दूसरा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है। तो अगर हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 महीने का प्रॉफिट बताओ, तो हम 6 महीने का प्रॉफिट बताएंगे। अगर उसमें लिखा है पूरे साल का बताओ, तो हम 12 महीने का बताएंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कह रहा है इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू, नेचर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटीज, दैट इज कैपिटल। हमें इन सबसे क्या पता चलेगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या हमें कितना लॉस हुआ है, किस वैल्यू का, हमारी एसेट्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी क्या है और हमारी कैपिटल क्या है। अभी जो हमने 3 नए वर्ड्स पढ़े हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये अभी टर्म्स हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल का हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलता है। अच्छा, कभी हमें एग्जाम में ना डेफिनेशन पूछने के लिए आ जाता है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको अकाउंटिंग की एक अच्छी सी डेफिनेशन लर्न करनी है और एज इट इज उसे लिखने को आ जाता है पेपर में। तो अगर मैं अभी डेफिनेशन रीड करूं तो डेफिनेशन इज, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग एक, मतलब आर्ट इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना भी अपने आप में कला है। हम जितने अच्छे से अकाउंटिंग करेंगे ना, उतने अच्छे से हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अकाउंट्स में कि ये चीज उठा के यहाँ पे रख दी, ये चीज उठा के वहां पे पोस्ट कर दिया, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, वहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, नहीं। सब चीज बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है। इसीलिए अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are, in part, at least, of a financial character and interpreting the result thereof. रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई, समराइज, सिग्निफिकेंट मैनर में सब चीज हम करते हैं। मनी की फॉर्म में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स, हर एक ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट पूरा, पूरी तरीके से या फिर उसका पार्ट, इन पार्ट एटलीस्ट, उसका एक कुछ पार्ट हिस्सा आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर है, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। हम हमेशा रिकॉर्ड किसको करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एंड फाइनेंशियल इवेंट्स को, क्योंकि जो चीज हमारे बिजनेस से रिलेटेड है हम उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, सबको नहीं करेंगे। और उसके बाद उसका रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करेंगे, इंटरप्रिटेटिंग एंड द रिजल्ट देयर ऑफ। दिस इज द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ये पूरा मीनिंग है। हमने क्या करा? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट खत्म होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आप अपनी बुक में ये डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ी उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के? द डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग ब्रिंग्स टू लाइट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमें जो डेफिनेशन से मिलती है क्या चीज मिलते हैं? फॉलोइंग। फर्स्ट कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। सबसे पहले तो हमें किसी भी ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट को देखना है कि ये फाइनेंशियल है या नहीं है, क्योंकि हमें केवल वही चीज रिकॉर्ड करनी है जो फाइनेंशियल है, या तो पार्ट, उसका पार्ट, एटलीस्ट पार्ट या पूरा। उस ट्रांजेक्शन या इवेंट का थोड़ा सा पार्ट या पूरी ट्रांजेक्शन और पूरा इवेंट आपका फाइनेंशियल है तो ही हम उसे अकाउंटिंग में कंसीडर करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हम जब भी कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, अगर अदर देन दिस टॉपिक में अगर नॉर्मल एक बात बताऊं, जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस का मतलब ही ये आ जाता है पैसों की बातें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई चीज बिजनेस से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि पैसों का लेन देन। जब भी हम कोई भी नया बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें पैसा और प्लान दोनों चीज लगाएंगे। तो हम पैसों की ही अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम अकाउंट्स में पैसों की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. Accounting records only those transactions. Accounts केवल उन्हीं transactions और events को record करता है which can be measured, जिसे हम money के terms में measure कर सकते हैं, which can be measured in terms of money. This involves identifying transactions this involve This involves identifying transactions that are considered a part of economic activities. Economic activities. This involves identifying transactions that are considered a part of economic activity. यहाँ पे हमें इसमें क्या और इंक्लूड होता है कि हम वो वाली ट्रांजेक्शन्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। For example, purchasing of raw material, sale of finished good by a firm, such transactions are identified with the help of bills and receipts as evidence of the transaction. हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हम किसी चीज का सेल परचेज करते हैं, या तो सामान का या सर्विस का। हम सर्विस खरीदेंगे बेचेंगे, हम सामान खरीदेंगे बेचेंगे। ये हमारी एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। तो अब ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स बनाए और फिर उस मैंने फिनिश गुड्स को बेच दिया। ये पूरी एक ट्रांजेक्शन हुई। रॉ मटेरियल खरीदा, उससे प्रोडक्शन किया और फिर उसे सेल कर दिया फिनिश गुड्स को। तो ये क्या हुई? एक ट्रांजेक्शन। ये पूरी एक ट्रांजेक्शन हुई। इस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है? विद द हेल्प ऑफ बिल, क्योंकि इसका जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा तो इसका भी मेरे पास बिल हुआ होगा, और जब मैंने सेल किया होगा तब भी मैंने बिल काटा होगा, कस्टमर को अपने बिल दिया होगा। तो ये एक क्या है? ये बिल्स क्या है? एविडेंस। ये बिल्स क्या है?
एविडेंसेस हैं ट्रांजेक्शन की, हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है। किस चीज के हैं ये? हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है। अब अगला पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट हमारे खत्म हो गया ये। हमने फाइनेंशियल ईयर का मतलब पढ़ा, हमने आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ये हमने देखा है। अब आता है सेकंड पॉइंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। अब हमें इसे मेजर करना है। अकाउंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाती हूँ। अकाउंटिंग मेजर्स, सेकंड पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। पहले हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट पॉइंट की हेल्प से हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। Accounting measures the transactions and events in terms of common measurement unit. In terms of, यहाँ पे क्या आएगा आपका? In terms of common measurement unit. In terms of common measurement unit. That is the currency of a country. हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस। ठीक है, करेंसी ऑफ अ कंट्री। In other words, financial transaction and events are measured in terms of money. सिंपल सी बात है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन को मेजर करने का मतलब क्या है? हम कितना उसे मनी की टर्म्स पे मेजर करेंगे। मैं कितने रुपए का मटेरियल खरीद के लाया और मैंने कितने रुपए में वो प्रोडक्ट बेचा, है ना। इसमें क्या है कि मेजर करने का मतलब ही क्या है कि वो हम मनी के टर्म में उसे कितना लिखेंगे। सपोज करो मैंने लिखा कि मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाई 100 kg, कितने का? अब मैं इस पे किस पे मेजर करूं? सपोज करो उसने 1 किलो 10 रुपए पर केजी है, तो कितने का हो गया? 1000 रुपीज का हो गया। तो ये मैंने क्या किया, इसे मेजर किया किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में हमने इसे मेजर किया। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। Measuring the identified transactions, accounting measures the transactions and events in terms of a common measurement unit, that is the currency of a country. In other words, financial transactions and events are measured in terms of money. अब आ जाता है मेरा थर्ड। हमने देख लिया ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स फाइनेंशियल है या नहीं है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसे हमने मेजर भी कर लिया। भाई मैंने देख लिया, मैं रॉ मटेरियल खरीद के ले आई और 1000 रुपए का खरीद के लेके। अब बात आती है इसे मैं अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे करती, इसे मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ। अब हम थर्ड पॉइंट पे इसकी रिकॉर्डिंग सीखेंगे। रिकॉर्डिंग, थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Accounting is an art of recording business transaction in the books of account. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? हमारी जो हम अपने अकाउंट्स की रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रखते हैं, बुक कीपिंग जो करते हैं, उसमें अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना ही सबसे बड़ी कला है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। फर्स्ट 2 पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट 2 पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब हमें इसे रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। Recording is the process of entering business transactions of a financial character in the books of original entry, that is journal. A recording is the process of entering business transaction of financial character in the books of original entry. हमें इस बिजनेस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना है
तो हम उसको एंटर करने के लिए रिकॉर्ड करेंगे। जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये इसकी एंट्री नहीं होगी इस ट्रांजेक्शन की। तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम इसे रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें जर्नल एंट्री पास करते हैं। रिकॉर्डिंग का फर्स्ट स्टेप क्या आता है, जर्नल एंट्री। This book is further subdivided into the subsidiary books such as cash journal and cash book. उसके बाद उसे सब डिवाइड किया गया है किसमें, सब्सिडरी बुक्स में, जैसे कि कैश जर्नल और कैश बुक। हम कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज जर्नल परचेजेस को परचेज बुक में, और सेल्स को सेल्स बुक में। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर उसमें 3 बुक्स आएंगी। इस अभी जो डेफिनेशन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, आगे हम इसे और भी ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन के हिसाब से रिकॉर्डिंग में सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद इसे हम फर्दर करेंगे कहाँ पे, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक में, अगर परचेज है तो परचेज बुक में, और अगर सेल है तो सेल बुक में। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे हम और रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल। जब हमने कोई भी, देखो, एक ट्रांजेक्शन या तो कैश में होगी या क्रेडिट में होगी। क्रेडिट मतलब उधार पे, कि सामान तो मैंने अभी खरीद दिया, अभी बेच दिया, लेकिन पैसों की लेन देन बाद में होगी, जिसे हम आम भाषा में उधार पे कहते हैं। तो अगर कैश की ट्रांजेक्शन हुई तो कैश बुक में आ ही जाएगा। अगर मैं खरीद के लाई और मैं कैश में खरीद के लाई तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं उधार पे खरीद के लाई तो मेरा परचेज बुक में है। क्यों, क्योंकि अभी हमने कैश की पेमेंट तो वहां करी नहीं है, इसलिए कहाँ जाएगा, वो परचेज बुक में जाएगा। सेम चीज सेल्स के साथ होगा। अगर मैंने कैश में सेल किया, अगर मैंने कैश में सेल किया, अगर, तो कैश बुक में जाएगा। और वहीं मैंने अगर क्रेडिट पे सेल किया, उधार पे बेचा सामान, तो कस्टमर मुझसे अभी ले गया लेकिन पैसे नहीं देके गया, तो मैंने उधारी पे बेचा, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, तो उसे मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, इतना यहाँ पे रिकॉर्डिंग का समझ आता है। रिकॉर्डिंग एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग accounting is an art of recording business transaction in the books of account. Recording is the process of entering business transaction of a financial character in the books of original entry, that is journal. This books is further subdivided into subsidiary books such as cash journal or cash book for recording cash transaction. सेकेंड है परचेज जर्नल और परचेज बुक। परचेज जर्नल भी कह सकते हैं और परचेज बुक भी कह सकते हैं हम, फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, एंड सेल्स जर्नल्स और सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग वाला पॉइंट खत्म होता है। फोर्थ पॉइंट आता है क्लासीफाइंग। पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। दूसरा, हमने उसे मेजर कर लिया किस अमाउंट पे इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा, हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया जर्नल और फर्दर सब डिवाइडेड बुक, फ्री बुक, कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक। एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप कोशिश करें जब भी पढ़ें तो उन पॉइंट्स को हैंड टू हैंड याद करने की कोशिश भी करें। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और याद करने का भी बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई ही करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन को, फिर मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे। बार बार रिपीट करने का पर्पस यही है कि आप लोगों को साथ के साथ याद भी हो जाए। फोर्थ पॉइंट आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग, अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, क्लासीफाइंग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ grouping transactions or entries of one nature at one place। क्या कह रहा है कि जो एक से नेचर की ट्रांजेक्शन है, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है, उसे हम एक प्लेस पे क्लासिफाई कर लेंगे। The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted in the main books of account known as ledger।
जो भी हमारी रिकॉर्ड होती है ट्रांजेक्शन जर्नल में और उसकी सब्सिडरी बुक्स में, उसे हम कहाँ क्लासीफाई कर देते हैं? लेजर में। दिस बुक कंटेन इंडिविजुअल, अगर मैं आपको लेजर दिखाऊं तो वो थोड़ा टी शेप का होता है। लेजर कुछ ऐसा होता है, यहाँ डेबिट वाली ट्रांजेक्शन, यहाँ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन। ये कुछ लेजर का ऐसा फॉर्मेट होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी पार्टीज होती है ना, सबका हम अलग अलग लेजर बनाते हैं। हम ये आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ये अभी बस थ्योरी के पर्पज से है, ये भी केवल थ्योरी के पर्पज से है। हम अभी आगे अच्छे से लेजर बनाना भी सीखेंगे और उसका पूरा पढ़ेंगे भी। तो क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, जो सेम नेचर की हैं उन्हें एक प्लेस पे दिखा देते हैं और उसके बाद हम इसे जर्नल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। दिस बुक कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट्स हेड अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। वो क्या कह रहा है, सिमिलर नेचर की जो है वो एक जगह कलेक्टेड हो जाती है। सपोज करो एक पर्सन है राम, राम से मैंने बहुत सारी चीजें परचेज करी और उसे कुछ चीजें मैंने सेल भी करी, जनवरी में, फरवरी में, फिर मार्च में, फिर जून में, फिर अगस्त में, कुछ महीने में परचेज करी, कुछ महीने में सेल करी, पूरे साल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन जगह अलग अलग रिकॉर्ड है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं राम का एक लेजर बना दूंगी, राम का लेजर बना दूंगी। तो जितनी भी पूरे साल में उसके साथ ट्रांजेक्शन हुई है, जैन, फेब, मार्च, जितनी भी हुई है, वो सब यहाँ पे मैं उसे रिकॉर्ड करूंगी। जैन, फेब में, मार्च में, एक्स वाई जेड कोई भी मंथ है, मैं वहां उसे रिकॉर्ड कर लूंगी और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी निकल जाएगा कि कितना उसे देना है और क्या कितना उससे लेना है। सपोज करो 10,000 का माल मैंने उसे खरीदा, और चलो ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये राम का जब लेजर बन जाएगा ना, तो राम के साथ हमने पूरे साल में कितनी ट्रांजेक्शन करी वो केवल हमें एक प्लेस पे मिल जाएगी। ये लेजर का फायदा होता है। हमने पूरे साल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखी हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, लेकिन जो जो राम के साथ हुई है वो हमने राम के लेजर में ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि राम के साथ हमारी पूरे साल में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बुक में लिखा है, इन राहुल अकाउंट इन द लेजर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू राहुल आर पोस्टेड so that what is ultimately due to Rahul and due from Rahul can be ascertained. क्लासीफाइंग हम दोबारा से पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट अ वन प्लेस। द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड or posted to the main book of account known as the ledger. These books contain individual account head under which all financial transactions of a similar nature are collected. For example, in Rahul's account in the ledger, all business transactions related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained. तो यही कह रहा है एग्जाम्पल कि राहुल के अकाउंट का जो हमने लेजर बनाया है उसमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि राहुल से रिलेटेड है वो हम पोस्ट कर देंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें राहुल से कितने पैसे लेने हैं या फिर हमें राहुल को कितने पैसे देने हैं। ये हमें किसकी हेल्प से पता चलेगा? क्लासीफाइंग की हेल्प से। रिकॉर्डिंग में हमने क्या किया, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया। क्लासीफाइंग में क्या करा, जर्नल और सब्सिडरी बुक से जो है जनरल एंट्री पास करी है उसे हमने लेजर में ट्रांसफर कर दिया। पहले हमने किसी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्या देखा, वो फाइनेंशियल है या नहीं है, उसे आइडेंटिफाई किया। सेकंड, हमने उस आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड, हमने उसे रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करने के लिए। उसके बाद फिर हमने उसे क्लासीफाई किया उसके लेजर में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, समराइजिंग। हम उसे समराइज करेंगे। समराइजिंग दिस इन्वॉल्व
presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external user of accounting statement. This process lead to the preparation of the financial statement, trial balance, trading and profit and loss account or a statement of profit and loss in case of the company and the balance sheet. हम जब सब चीजें बना लेते हैं ना, हमने जर्नल एंट्री पास कर ली, लेजर में ट्रांसफर कर दिया, लेजर में ट्रांसफर करने के बाद हम सारे अकाउंट्स को, जैसे मैंने एक राम का बोला कि मैंने राम का अकाउंट बनाया, राम का लेजर बनाया, ऐसे ही मेरे बिजनेस में पूरे साल में जितने भी लोगों के साथ ट्रांजेक्शन हुई हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, उन सबका अलग अलग। सपोज करो मैंने पूरे साल में 5 लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करी, राम, श्याम, मोहन, करण और कोई भी वाई, मिस्टर वाई, 5 लोग हैं। उन पांचों का मैं अकाउंट बना लूंगी, लेजर बना लूंगी। अब इन पांचों के में पता चल जाएगा हमें कि हमें इन लोगों से कितने पैसे लेने हैं या हमें इन लोगों को कितने पैसे देने हैं। हम अलग अलग 5 अकाउंट बना लेंगे, 4 और 5, तो हमें पता चल जाएगा कितनी बैलेंसिंग फिगर आई, हमें कितना पैसा लेना है या देना है। अब हम इन बैलेंसिंग फिगर को अपने ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। हम यहाँ पे फिर एक फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर उस ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट वाले बैलेंस है वो हम डेबिट में लिख देंगे और जो क्रेडिट वाले हैं वो क्रेडिट में लिखते चले जाएंगे। बाद में ट्रायल बैलेंस ना मैच कर जाएगा, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो इसके बाद हमारा लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ। उसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें बैलेंस शीट में बनाने पर हम यहाँ एसेट लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे, सॉरी यहाँ लायबिलिटी लिखेंगे और यहाँ एसेट्स लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों मैच कर जाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटी हमारी मैच कर जाएगी। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट मैंने फॉर्मेटिंग बताई है कि हमारा समराइज कैसे होता है। हमने लेजर तक सीख लिया, अकाउंट्स बनाए अलग अलग पार्टी के, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बना देते हैं। फिर पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ काम यहाँ तक, ऑलमोस्ट काम यहाँ तक खत्म हो जाता है। हमारी पूरी बिजनेस ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में एक रिजल्ट दिखाती है कि पूरे साल में बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसने कितना मुनाफा किया, कितना नुकसान हुआ उसे, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसके पास कितने की एसेट है, उसके पास कितने की उधारी है। ये सब हमें बैलेंस शीट देख के पता चल जाता है। जो भी हमने पिछला सारा काम किया, जर्नल एंट्री, बिजनेस ट्रांजेक्शन देखी, उसको मनी टर्म में मेजर किया, उसको फिर जर्नल एंट्री पास करी, फिर लेजर में ट्रांसफर किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। P&L अकाउंट से हमें ये पता चल जाता है कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, कहाँ कहाँ बिजनेस में खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ से बिजनेस में इनकम हुई है, और बैलेंस शीट में वो सब चीज समराइज हो जाती है। हम बैलेंस शीट देख के किसी भी कंपनी की, किसी भी प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट देख के, किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट देख के हमें ये पता चल जाता है इस बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। हमने यहाँ पूरा समराइज कर दिया। कुछ चीजें इसके आगे भी बनाई जाती हैं, लेकिन वो भी हमारा यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वही जो मैंने अभी बताया,
कि अब हमारे पास समराइज होके सब चीज आ गई है। अब हम एनालाइज कर सकते हैं बैलेंस शीट को, प्रॉफिट को, पिछले 5 सालों से मेरा पिछले 5 सालों में कितना प्रॉफिट हो रहा है। भाई मेरे पास ईयर 1 की बैलेंस शीट है, ये ईयर 2 की है, ये ईयर 3 की, 4 की, 5 की, मेरे पास पूरे 5 सालों की बैलेंस शीट है। तो अब इस बैलेंस शीट की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये चेक कर सकती हूँ कि मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। अब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है, बिजनेस की क्या स्टैटिस्टिक है, ये हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। ये हमारा क्या है, एनालिसिस है। ठीक है, हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं इससे, ये भी पता चल जाएगा। हम बुक में पढ़ लेते हैं एक बारी, हम समराइजिंग को एक बारी बुक से फिर पढ़ लेते हैं। Summarizing this involves presenting the classified data in a manner which is understandable and usable for the internal as well as external users of the accounting statement. जो हम ये बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये बैलेंस शीट हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज के लिए होती है। मतलब इंटरनल यूज क्या, हम ओनर, मैनेजमेंट, स्टाफ, ये सब देख लेते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ पे किस लेवल पे खड़ा हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है अभी मार्केट में, ये कितना मुनाफा कमा रहा है और कितना लॉस इनका हो रहा है, या मुनाफा हो रहा है या फिर जीरो बैलेंस पे है। तो यार देखो, कोई चीज प्रॉफिट होगा, कोई चीज नुकसान होगा, या फिर ना प्रॉफिट ना नुकसान, जीरो पे होगा। तो एक हमें ये सब चीजें बैलेंस शीट से पता चल जाएंगी। ये तो हम इंटरनल यूजर हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जैसे कि सप्लायर, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट भी हमारी बैलेंस शीट चेक करती है, तो ये एक्सटर्नल यूजर होगा। तो ये सबके लिए यूजफुल होती है। ऑफ द अकाउंटिंग दिस प्रोसेस लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ द फूडिंग स्टेटमेंट। इस प्रोसेस समराइजिंग में क्या क्या आता है, किस किस की प्रिपरेशन करेंगे हम इसमें, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द बैलेंस शीट। Trading account, profit and loss account, and statement of profit and loss account and the balance sheet are collectively known as the financial accounts or financial statement. अभी तो हमने ना केवल ट्रेडिंग, हमने ट्रेडिंग अलग ट्रेडिंग P&L एक पढ़ा है और बैलेंस शीट एक पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को, ट्रेडिंग एंड P&L, ये एक बनता है, ये एक साथ बनता है, प्लस बैलेंस शीट। अगर हम इन दोनों को इकट्ठे बोले तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं फाइनल अकाउंट्स। इन्हें हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब ये अकाउंट्स फाइनल है, ठीक है, या फिर इसे आप कह देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या हम इसे कह देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा कैरिड आउट सो दैट द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल डाटा can make the meaningful judgment of a profitability and financial position of the business. This helps in planning for the further in a better way. हम इससे क्या पर मैंने अभी बताया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि हम इसका एक मीनिंगफुल जजमेंट निकाल लेते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और इसका प्रॉफिट कितना है, और हम उसके लिए अपने, और इसी के हेल्प से हम अपने फ्यूचर के, अच्छे फ्यूचर के लिए और भी डिसीजन या प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या आता है, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शंस involves communicating the financial data, that is financial statement, to its user. The accounting information must be provided in a time and present to the user so that the appropriate decision may be taken at the right time. कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल तैयार हो जाती है, रेडी हो गई है, और हमें अपने यूजर्स को इसे प्रोवाइड कर देना चाहिए और टाइमली प्रोवाइड कर देना चाहिए, ताकि जो जिसके लिए ये मटेरियल थिंग है, एक मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पे किसी का डिसीजन डिपेंड करता है, तो वो टाइमली अपने डिसीजन को ले सकते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, अगर कोई पर्सन मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो इन्वेस्ट करने से पहले ऑब्वियसली अपनी रिटर्न्स भी देखेगा कि उसे मेरी कंपनी में पैसा लगा के उसे बदले में क्या मिलेगा। तो वो मेरी कंपनी में तभी पैसा लगाएगा जब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, मैं प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी, तभी कोई पर्सन मेरे बिजनेस में पैसा लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। मान लो मेरा बिजनेस नुकसान में है, मैं बहुत उधारी पे हूँ, मेरा कोई मुनाफा नहीं हो रहा है और मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे पैसा देंगे? नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। और ये उसे कैसे पता चलेगा? आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं मुनाफे में हूँ या नुकसान में हूँ? मेरी बैलेंस शीट से। तो मुझे आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी बैलेंस शीट दिखा देनी चाहिए कि सर मेरी बिजनेस की ये पोजीशन है और मैं इतने नुकसान में हूँ, अब आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाएं, इट्स योर डिसीजन। अगर मैं उन्हें बैलेंस शीट ना दिखाऊं और वो पैसा लगा दे तो ये गलत होगा। ये एक बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी के डिसीजन को चेंज कर सकता है। अगर बैलेंस शीट दिखा दी, लॉस निकला तो वो पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, तो हमें इसलिए कम्युनिकेटिंग में ये लिखा है, हमें टाइमली यूजर को अप्रोप्रिएट टाइम पे से दिखा देना चाहिए ताकि वो अपना अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 7। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड सेवन कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होता है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको सारे चैप्टर सीरीज वाइज लेक्चर वाइज यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। अकाउंट्स वाइज सी लेवल की क्लासेस में आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।